नैतिकता के आधार पर बीडी राम जी को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए कि 10 साल पलामू की जनता हमको मौका दी, 10 साल हमारी पार्टी ने हमको टिकट देकर यहाँ का सांसद बनाए रखा और 10 साल में हमने कोई भी बड़ा प्रमुख काम नहीं किया है। जपला का सीमेंट फैक्ट्री हो, नीलगाय की समस्या हो, सोन कोयल में तटबंध का निर्माण हो, भवनाथपुर खदान माइंस को चालू कराना हो, मंडल डैम का शिलान्यास होने के बाद उसमें घास की सफाई अभी तक नहीं हुई है, काम शुरू तो छोड़ दीजिए। ये सब के लिए हम बीडी राम जी पूरी तरह से निष्फल रहे। उन्होंने ये भी वादा किया था कि जो क्षेत्र इतना उपजाऊ है, कृषि के क्षेत्र में इतना माहिर है, वहाँ पे वो सोन और कोयल नदी पर तटबंध बनवाएंगे। आज सैकड़ों एकड़ जमीन जो है मरुस्थल में तब्दील हो गई है, ना उसका मुआवजा किसानों को मिलता है, ना ही अपने जमीन से वो बालू उठा सकते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी का एक ऑटो मोड में चले गए हैं। प्रत्याशी सोचते हैं कि हम किसी बड़े प्रमुख चेहरा के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, पार्टी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो जनता का नुकसान। बहुत ही कम समय में सूचना प्राप्त होने के बावजूद यहाँ उपस्थित हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हमारे सभी पत्रकार भाइयों को, और रांची से हमारे फॉलोअप के बड़े भाई, प्यार से हम लोग पांडे बाबा ही बोलते हैं, और चूँकि इसी क्षेत्र में मीडिया और प्रवक्ता दोनों का एक परस्पर संबंध है, एक मान सम्मान का भाव आपके प्रति मेरा होता है, आपका प्यार हमको मिलता है, स्नेह मिलता है, और राजनीति के शुरुआत से ही आप ही लोग के सहयोग से धीरे धीरे आदमी बढ़ रहा है। तो आज खुशी है कि हम लोग के बीच में फॉलोअप के हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई पांडे बाबा जी उपस्थित हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं। इस प्रेस वार्ता का मुख्य आज विषय है कि 10 साल से पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय माननीय सांसद बीडी राम जी किन किन पहलुओं पर विफल रहे, और 10 साल के प्रतिनिधित्व के बाद भी आखिर पलामू के बंद सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराने के लिए उन्होंने पहल क्यों नहीं किया। तुलसी दामर डोलेमाइट माइंस जो भवनाथपुर में बंद है, उसको चालू करने के लिए उन्होंने कभी पहल नहीं किया, ना ही संसद में उसको चालू कराने के लिए कोई सवाल किया। पिछले चुनाव में जब वो दूसरी बार प्रत्याशी घोषित किए गए थे भारतीय जनता पार्टी से, पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे तामझाम के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के और मंडल डैम का शिलान्यास किए थे, आप सबों को याद होगा, और उस पर बहुत वाहवाही लूटा गया। एक अपेक्षा, उम्मीद जागृत की गई कि पलामू के इस पार्ट को, लोगों को, किसानों को उसका लाभ मिलेगा। आज वहाँ घास तक नहीं हटाया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण कि 5 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री किसी योजना का शिलान्यास करें और वहाँ पे घास भी साफ न हो, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी प्रकार से पलामू का पंजाब हरियाणा कहे जाने वाले कांडी प्रखंड के हेठार इलाका, जिसको धान का कटोरा भी कहते हैं, खेती के लिए वहाँ पे सबसे उपजाऊ मिट्टी है। आज वहाँ के किसान सहित पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र के किसान नीलगाय की समस्या से परेशान हैं। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने के लिए नीलगाय को लोग गाय की प्रजाति में ले आया गया है, संरक्षित वन जीव के प्रजाति में लाया गया है, लेकिन नीलगाय से नुकसान और उसके भरपाई के लिए मिलने वाले मुआवजाओं का अगर अवलोकन किया जाए तो उसमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। स्तर पर जो है किसान जो है नीलगाय की समस्याओं से परेशान है, उनको कोई उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, और जहाँ पे उपजाऊ जमीन है, जहाँ पानी का साधन है, वहाँ खेती हो रहा है तो खेती को नीलगायों के द्वारा बर्बाद की जा रही है। इसके लिए उन्होंने कभी भी 10 साल के इस कार्यकाल में संसद में वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन के लिए भी कोई सवाल नहीं उठाया। चूँकि ये मामला केंद्र सरकार का है, जो भी अधिनियम बनता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वन विभाग का, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, तो उन्होंने कभी भी इसके लिए पहल नहीं किया। यही बिहार में बगल में नीतीश कुमार ने नीलगायों से छुटकारा के लिए आदेश दिया था। तो ये सब के लिए हम बीडी राम जी पूरी तरह से निष्फल रहे। उन्होंने ये भी वादा किया था कि जो क्षेत्र इतना उपजाऊ है, कृषि के क्षेत्र में इतना माहिर है, वहाँ पे वो सोन और कोयल नदी पर तटबंध बनवाएंगे।
आज सैकड़ों एकड़ जमीन जो है मरुस्थल में तब्दील हो गई है। ना उसका मुआवजा किसानों को मिलता है, ना ही अपने ज़मीन से वो बालू उठा सकते हैं। ये स्थिति हो गई है कि उस ज़मीन पर बालू फैला हुआ है, उनकी खेती बर्बाद हो गई है और वो लगान, कई लोग लगान अभी तक भर रहे हैं, उसका रसीद कटवा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसका कोई उपाय निकालेंगे और सोन और कोयल नदी पर तटबंध बनवाएंगे, लेकिन इस मामले में भी वो फिसडी साबित हुए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे राजधानी से पत्रकार साथी भी आते हैं, हमारे अधिकारी भी आते हैं, जिनको गाड़ी से आने में 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है निजी व्हीकल। आज वंदे भारत ट्रेन जो 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, उसका रूट जो था वो पहले से निर्धारित किया गया था, रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज होते हुए बनारस तक। लेकिन इतनी बड़ी निष्क्रियता, इतनी बड़ी विफलता हमारे सांसद महोदय का कि इनकी निष्क्रियता के कारण और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के दबाव के कारण इस रूट को बदल के और आज गिरिडीह गया कर दिया गया। यानी जो उम्मीद पलामू की जनता को थी कि हम 3 घंटे में गढ़वा रोड पहुंच जाएंगे रांची से, राजधानी से, आज इस उम्मीद को तोड़ दिया गया और हमारे यहाँ के सांसद के मुंह से चूं तक नहीं निकला। आज मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। कुछ ऐसी भी ट्रेन है जिनको कोरोना काल में बंद की गई थी, अभी तक चालू नहीं किया गया है। हमारे राजधानी एक्सप्रेस जो यहाँ से दिल्ली जाती थी, उसका भी रूट बदल के गया होते हुए दिल्ली कर दिया गया और हमारे सांसद मुख्य दर्शक बने हुए हैं। तो ऐसे गूंगे बहरे जनप्रतिनिधि को बनाने से क्या फायदा है? आप लोगों ने पहले तय कर लिया कि ये सीट कांग्रेस को जाएगा, जेएमएम को जाएगा, आरजेडी को जाएगा? ये तो पार्टी के वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं, आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन अभी जो इस सांसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जो जवाबदेही थी, उसकी विफलताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव पर तो हम लोग बाद में जाएंगे कि उनको चुनना चाहिए। नैतिकता के आधार पर बीडी राम जी को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए कि 10 साल पलामू की जनता हमको मौका दी, 10 साल हमारी पार्टी ने हमको टिकट देकर यहाँ का सांसद बनाए रखा और 10 साल में हमने कोई भी बड़ा प्रमुख काम नहीं किया है। अतः मुझे लगता है कि आधिकारिक जीवन के बाद राजनीतिक जीवन में हम इस तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनको तो टिकट वापस कर देना चाहिए था। तो आपको लगता है इतना सारा कुछ आप गिनवाएं, पलामू की जनता इस बार उनको नहीं चुनेगी? पलामू की जनता तो बाद में, पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी 19 मंडल अध्यक्षों ने बैठ के प्रेस वार्ता किया और बोला कि हम बीडी राम जी को अपने प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हम विरोध अपना जता रहे हैं और हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया यहाँ पे हमारा प्रत्याशी बदल दिया जाए। तो उनका पार्टी के जब कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा है तो जनता का स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जनता कितनी बार मौका देगी? यहाँ के जो प्रत्याशी का एक ऑटो मोड में चले गए हैं। प्रत्याशी सोचते हैं कि हम किसी बड़े प्रमुख चेहरा के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, पार्टी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो जनता का नुकसान हो रहा है। प्रत्याशी अपने प्रमुख चेहरा के भरोसे कि जनता तो फलनवा के नाम पर वोट दे ही देगा, हम जीत जाएंगे, और उसके बाद कंबल ओढ़ के और घी पीने का उनका काम होता है। सक्रियता शून्य हो जाती है और सिर्फ कुछ चुनिंदे लोगों के शिकंजे में जो है वो उनका पूरे कार्यकाल बीत जाता है। संगठन में जेएमएम नहीं है। सवाल ये आपने किया कि क्या पलामू की जनता उनको नकार देगी, तो हम बोले पलामू की जनता बाद में नकारेगी, पहले उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नकार रहे हैं। बाद में जो कार्यकर्ता मुकर गए, बोले कि हम किसी के बहकावे में आ गए थे, मंडल अध्यक्षों ने कहा, पार्टी में भी स्थिति स्पष्ट की। अब वो बहकावे में आए थे कि वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि विरोधाभास ज़्यादा है, इस बार बैतरनी पार नहीं होगी, और वो चाह रहे थे कि नहीं, शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन करके कोई नया चेहरा देगा तो शायद हमारे लिए आसान होगा। लेकिन किस मुंह से कार्यकर्ता अब जनता के बीच भी जाएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रमुख जितनी भी मांग थी, चाहे जपला का सीमेंट फैक्ट्री हो, नीलगाय की समस्या हो, सोन कोयल में तटबंध का निर्माण हो,
भवनाथपुर खदान माइंस को चालू कराना हो, मंडल डैम का शिलान्यास होने के बाद उसमें घास की सफाई अभी तक नहीं हुई है, काम शुरू तो छोड़ दीजिए। तो अगर सांसद 545 देश में 552 चुने जा रहे हैं तो उनका काम इसी प्रमुख मुद्दे पर, बड़े मुद्दे पर करना होता है। जब उसमें वो शून्य है तो बाकी के लिए तो मुखिया चुने ही जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, राज्य सरकार काम करती है, नगर पालिका काम करती है। तो राहत की बात है, 2019 के बाद से थोड़ा सा गढ़वा रंग का विधानसभा में माननीय सांसद जी को राहत मिल गया है कि माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा जो कुछ काम किया गया, अपने 2-3 आदमी को दिल्ली बैठाकर केंद्र की योजनाओं जैसे कि बाईपास को ले आया गया है, तब वो थोड़ा सा गिना ले रहे हैं कि नहीं देखिए हम भी कुछ काम किए हैं, नहीं तो उनको इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता। देखिए ये हमारा विषय नहीं है, ये अगर विषय होता तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि आप गुजरात से होकर बनारस से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा विषय है कि अगर आप 10 साल प्रतिनिधित्व किए तो 10 साल में आपने क्या किया। हमने उनको कभी भी हम इस आधार पर चुनने ही नहीं जा, हम इस आधार पर उनका विरोध करना नहीं चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं क्या है, बल्कि शिक्षित थे, एक उच्चाधिकारी थे, अच्छे पद से आकर राजनीति में आए हैं, इसीलिए शायद पलामू की जनता ने उनको 2 बार मौका दिया। पलामू की जनता ने उन पर भरोसा जताया, एक उम्मीद रखा कि शायद अच्छा होगा, लेकिन उनकी निष्क्रियता, उनका उदासीनता पलामू क्षेत्र के लिए महंगा पड़ रहा है। भाजपा के अंदर तो सुनने के लिए मिल रहा है कि इस बात का अब चर्चा जोरों पकड़ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से झारखंड की राजनीति में उथल पुथल की थी, वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये सोच था कि विपक्ष में प्रमुख चेहरा के रूप में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनको जेल डाल देंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाएगी, सरकार यहाँ नहीं बनेगा, किसी एक चेहरे पर जो है कांग्रेस और जेएमएम के विधायक एकमत नहीं होंगे। और शायद यही सबसे बड़ी संभावना उनकी थी जिस पर उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को जबरदस्ती जेल में डालने का काम किया। आज भी उनके खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। आज जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया उसमें चार्जशीट नहीं हो पा रही है, 45 दिन हो गया उनको जेल में बंद किए हुए। तो अब तो उल्टा दाव पड़ रहा है कि चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सारे विधायक एकजुट हो गए, सरकार भी बन गई, और आज हेमंत जी को जेल में डालने से उनकी जो योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा था, आज उस योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभुक उनके प्रति सहानुभूति रखे हुए हैं। और जिस तरह से उनका प्रतिनिधित्व श्रीमती कल्पना सोरेन जी कर रही हैं, मुझे लगता है कि उनका एक एक बूंद का आंसू जो है एक एक वोट के रूप में तब्दील होकर झारखंड में ईवीएम में कैद होने जा रहा है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in